Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of September 2023. 27 सितंबर का आज एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोज़ को। पहली जो न्यूज़ है वो है जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन द नेम्स। तो अब ये जो न्यूज़ है ये हम क्यों देख रहे हैं, इसका क्या रेलिवेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करना है जब भी आप यूज़ करेंगे। इसका प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आता है तो यही होगा कि जुडिशरी में मतलब वैकेंसी हाई कोर्ट में भी है, या बोलेगा वैकेंसी केवल और केवल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देख रहे होंगे सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो जजेस की है हाई कोर्ट के लिए, जो कि 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के, उनमें है 1114। जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 1114। उसमें से वर्किंग स्ट्रेंथ जो जजेस की वो है 774। अब आप देख सकते हैं कि 774 लोग काम कर रहे हैं, 1114 का वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है 340 लोग ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैकेंसीज है हाई कोर्ट लेवल पे इतनी ज़्यादा है। दूसरा, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की है वो है 34, वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो 32, तो वैकेंसी कितनी हो गई? 2 की हो गई। तो ऑब्वियसली बात इससे जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है उसके बराबर जजेस हमारे यहाँ नहीं है, ना हाई कोर्ट लेवल पे ना सुप्रीम कोर्ट पे। और यही आंकड़ा अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट पे जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वैकेंसी है तो फिर पेंडेंसी भी होगी। तो यहाँ पे हम पेंडेंसी की बात कर लेते हैं। पेंडेंसी ऑफ कोर्ट अगर हम हाई कोर्ट के देखें तो 60 लाख से ज़्यादा केसेस हैं जो कि पेंडेंसी पे हैं एट द हाई कोर्ट लेवल। 60,72,729 केसेस हैं अगर हम वहीं के हाई कोर्ट्स पे देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम देखें केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा कितने केसेस पेंडिंग हैं? तो 45 लाख। 60 लाख में से 45 लाख मतलब 74% जो आंकड़ा है वो एक साल से ज़्यादा पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी की बात करें तो 80,591 केसेस पेंडिंग है। तो ये जो आंकड़े हैं दे आर वेरी स्टार्क फिगर्स एंड ये रिप्रेजेंट करता है जो जुडिशरी की ट्रू स्टेटस है इंडिया में इस समय, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सही स्टेट नहीं है। आई होप यू विल बी एबल टू यूज दिस इन द आंसर राइटिंग, आप इसको यूज कर पाएंगे। अगला जो न्यूज़ है वो है CWRC डायरेक्ट्स कर्नाटका टू रिलीज 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। अब आप सबको पता है कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इशू चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, इसमें सिर्फ तमिलनाडु कर्नाटका नहीं है। वैसे अगर हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखें तो उसमें केरला भी इंक्लूडेड है और उसमें पुडुचेरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। लेकिन अभी बात चल रही तमिलनाडु और कर्नाटका की, तो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी जो है उसकी मीटिंग हुई थी, जिसने डिसाइड किया कि कर्नाटका को रिलीज करना होगा वाटर एट द रेट ऑफ 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूसेक्स का मतलब क्या होता है? क्यूबिक फीट पर सेकेंड होता है। टू तमिलनाडु फ्रॉम सितंबर 28 टू अक्टूबर 15, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है कि CWRC है क्या। तो याद रखिएगा CWRC बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। CWRC कैसे बना? सबसे पहले एक सेक्शन 6A है इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है, उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है ना। 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनाई थी, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत ही उन्होंने 2 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट की थी। याद रखिएगा ये क्या है? सेक्शन 6A है इंटर वाटर डिस्प्यूट्स रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है ना। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, याद रखिएगा 1956 का एक्ट है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, उसका सेक्शन 6A यूज किया गया। उसके अंतर्गत 2 चीजें कॉन्स्टिट्यूट की गई, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और दूसरी चीज बनाई गई कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। याद रखिएगा दोनों चीजें, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई और एक रेगुलेशन कमेटी बनाई गई। और ये क्यों बनाई गई? क्योंकि इसके पहले कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जो था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल ने बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके की चीज़ें करें। तो कुल मिलाकर के ये किया गया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के आदेश पे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये बना दिया गया, ठीक है ना, नाउ दिस वाज क्रिएटेड, एंड इसको क्रिएट करने के बाद
CWRC को ये कहा गया कि अब आप मैनेज करेंगे जो भी इश्यूज आएंगे कावेरी वाटर रिवर शेयरिंग के रिगार्डिंग, इसीलिए CWRC ने भी आदेश दिया है। अब ये जो डिस्प्यूट है कावेरी वाटर का वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपसे पूछे कि किसके बीच में, और अगर पुडुचेरी और केरला लिखा है तो आप उसको गलत कराएं, है ना, वहाँ वो भी सही रहेगा, तो इसको याद रखेगा। अगला है चीता में बी फ्लोन इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज। अब आप सबको पता होगा कि भारत में जो 20 चीता आए थे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, उनमें से 6 की डेथ हो चुकी है, केवल 14 बचे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अब ये कहा जा रहा है कि कुछ नई कंट्रीज से भी हम चीता लाएंगे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया वाले रीजन से चीता आ रहे हैं, इनके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये मानसून और मानसून के सीज़न में और समर सीज़न में ये विंटर कोट डेवलप कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो रह रहे थे, ये अफ्रीका में रह रहे थे, ये वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से पूरा अपने आप को कस्टम कर चुके थे। तो ये जो टाइम होता है जब हमारे यहाँ मानसून और हमारे यहाँ जब ये समर सीज़न आता है, तो वो विंटर कोट डेवलप कर लेते हैं। और ये जो विंटर कोट उनकी बॉडी में डेवलप होता है, ये इस कारण से क्या होता है, उनके अंदर जो हमारा क्लाइमेट है उसके एंटी चले जाते हैं, और फिर वो फिर सस्टेन नहीं करवाते, फिर किडनी फेलियर और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि हमने देखा था डेथ का कारण है अलग अलग, तो वो चीज़ें होने लगती है। तो बहुत बड़ी जो वल्नरेबिलिटी है विंटर कोट के कारण, उसको दूर करने के लिए बेसिकली अब दूसरी जगहों से भी चीता लाने का सोचा जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगली न्यूज़ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो इस बार एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, वहीदा रहमान हैज़ गॉट दिस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। कब का अवार्ड है ये? 2021 का अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है वहीदा रहमान को। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। वहीदा रहमान काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप सबको पता होगा, है ना। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस साल 50% तक कमी करेंगे स्टबल बर्निंग के केसेस में। स्टबल बर्निंग आप सबको पता होगा, जो पोल्यूशन है नई दिल्ली और पंजाब का जो एयर पोल्यूशन, उसका बहुत बड़ा कारण स्टबल बर्निंग को, यानी कि जो खेती के बाद जो उसका बचता है, खूंटा बचता है गेहूँ और चावल इनमें, तो उसको जला देते हैं, स्टबल को जला देते हैं, और इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता था उसके धुएँ से। तो अब यहाँ पे CAQM एक बॉडी के बारे में लिखा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। याद रखिएगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसका अगर हम देखें कि कब बना, कैसे बना, तो वो देख लेते हैं। तो ये कमीशन बना था एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 2020 में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है 2020 में बना था ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से। इसमें इसके पहले एक बॉडी थी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको हम EPCA बोलते हैं, उसको डिसॉल्व करके ये कमीशन बनाई गई है। बाद में इसको कहा गया कि इट विल बी अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड द कमीशन विल सुपरसीड द बॉडी सच एज सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो बॉडी है CAQM, ये सुपरसीड करेगी किसको? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान की बॉडीज को करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा 2021 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल को। उसके माध्यम से इसको क्या बना दिया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होता है जो कि सेक्रेटरी रैंक का होता है या चीफ सेक्रेटरी रैंक का होता है। चेयरमैन जो पोस्ट होल्ड करता है इसमें CAQM का, वो 3 साल या फिर 70 साल की एज तक करता है, ठीक है ना। एंड इट विल हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ISRO, सिविल सोसाइटी, वहाँ के जो ब्रेन है वो यहाँ पे लाए जाएंगे, और फिर वो जो पोल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग एम्स है, प्लान्स, उनको अप्रूवल और ये सब करने का काम करेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। बहुत अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आज आए हैं, तो एक एक करके हम उन पर डिस्कशन करेंगे ज़रूर। सो लेट्स कम हेयर। यहाँ पे है बैल्सम्स इन फुल ब्लूम एड टू द विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। अब ये मुन्नार में जो है आपका यानी केरला वाला रीजन है, वहाँ पे बैल्सम क्या होता है? यानी टच मी नॉट। आपने वो छुई मुई का पेड़ देखा होगा ना, छुई मुई का पेड़, तो टच मी नॉट जिसको हम बोलते हैं। तो टच मी नॉट या बैल्सम्स याद रखेगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, एंड इसी कारण से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दे आर अ विजुअल फीस्ट। बैल्सम्स जो है वो जीनस इम्पेशियंस को बिलोंग करते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, इट बिलोंग टू द जीनस इम्पेशियंस, एंड ये मुन्नार वाले
वाले रीजन में है। इनको क्या कहा जाता है लोकली, तो कसीथुम्बा, याद रखिएगा कसीथुम्बा बोलते हैं इनको लोकली, या ओन्नापोवू कहा जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी पूछ भी लेता है ये क्या है। तो कसीथुम्बा और ओन्नापोवू, दीज आर द नेम्स गिवन टू टच मी नॉट या बैल्सम्स। बैल्सम्स आपका वेस्टर्न घाट रीजन में बहुत ज़्यादा है, एंड सदर्न वेस्टर्न घाट स्पेशली। अगर हम 220 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं बैल्सम्स की, उनमें से 135 जो है केवल सदर्न वेस्टर्न घाट में, जो अनाई मुडी वाला रीजन और आपका केरला वाला रीजन है वहाँ केवल पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नॉर्मल लाइफ साइकिल अगर हम बैल्सम्स की बोले तो जून से लेकर के दिसंबर तक होती है, एंड इट मेनली ग्रोज इनसाइड द पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी हैबिटेट लॉस और ये सब देखने को मिला, हालांकि थ्रेटेंड होते जा रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो इसको याद रखिएगा, दे आर ऑरोफिटिक। ऑरोफिटिक मतलब कि सब एल्पाइन रीजन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये फ्लैशी होते हैं, ऑरोफिटिक होते हैं, और हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। टच मी नॉट बेसिकली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स, तो ये भी याद रखिएगा। एंड ये प्रेफर करते हैं ह्यूमिड हैबिटेट्स को, एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन द रेनी सीजन इटसेल्फ। तो रेनी सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ह्यूमिड हैबिटेट को प्रेफर करते हैं, एंड याद रखिएगा ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैल्सम्स आर अ मेजर इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल। तो क्लाइमेट चेंज में ये एक इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में भी काम करता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिसीज सिनेरियोज। यहाँ पे बात चल रही है कि क्लाइमेट चेंज जब बढ़ता है तो ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा क्लाइमेट और डिसीजेस का बहुत लंबा गहरा रिश्ता है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ह्यूमिडिटी, चेंज इन द टेम्परेचर, जो मॉस्किटोज हैं उनके लाइफ साइकिल में चेंजेस आते हैं, उनका एक्टिविटी चेंज होने लगता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारी डिसीजेज, जैसे केरला में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, बांग्लादेश वाले रीजन में डेंगू का आउटब्रेक हुआ। ऑल these things are very very dangerous now, and climate change जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी बताया कि क्यों ये इन्फेक्शन अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जो इनका मतलब कहना चाहिए जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा तो वो कहाँ पे इंक्रोच करेंगे, वो ह्यूमन टेरिटरी में इंटर करेंगे, ह्यूमन टेरिटरी में इंक्रोच करेंगे। और वही है कि जब ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ह्यूमन एनिमल में पैथोजेंस का ट्रांजैक्शन भी या इंटरेक्शन भी होने लगेगा। इसीलिए जो डिसीजेज हैं वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट यही नहीं, फ्रूट बैट्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा लोग खा रहे हैं, फ्रूट बैट्स खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं चाइना के लोग, और कुछ भी कर रहे हैं, छछुंदर खा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने से ऑब्वियस सी बात है आपको जो उनके में डिसीजेज है वो तो फैलेंगी ना। अब आप सोचो कि छछुंदर खा लें और कुछ ना हो, या चूहा खा लें कुछ ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एंड मेनी डिसीजेज आर दे आर वर्सनिंग, दे आर थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल, है ना। डेंगू हो गया, आपका चिकनगुनिया हो गया, इबोला हमने देखा था, अभी कोविड देखा हमने। ऑल दीज आर जूनोटिक पैथोजन इन्फेस्टेड डिसीजेज। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग इंप्रूव की है, इसलिए केसेस के नंबर बढ़े भी आ रहे हैं। ऑथर का ये भी कहना है कि रिपोर्टिंग इंप्रूव हुई इसलिए नंबर बढ़े हुए आ रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो रोल आउट किया गया था 2007 में, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, तो रिपोर्टिंग और इन सबसे नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा एक नया वेब इनेबल्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया जिसको इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है ना। इसको 2018 में लॉन्च किया गया 7 स्टेट्स में, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। और इसमें बहुत सारी डिसीज कंडीशंस ऐड की गई। ये IDSP जो हमारा इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम था उसके ऊपर एक एडवांसमेंट के रूप में किया गया 2018 में, IHIP को इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। इसमें रियल ट्रैकिंग इमर्जिंग डिसीज आउटब्रेक्स के ऊपर कहा गया था कि रियल टाइम में करेगा, लेकिन वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया है। और ऑथर ने वही कहा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो डिसीजेज हैं एग्जैक्टली उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जो डिसीज़ एक्स है, मतलब फ्यूचर में कभी आ सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज कि ये एक इशू है ना। हमें ग्लोबली एक डिसीज़ एक्स के बारे में सोचते हैं एंड वो एक इशू रहता है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जो नॉन डिसीज हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, डायरिया, इन थ्रेट्स को हमको ज़्यादा देखना पड़ेगा। और ये केवल और केवल मतलब क्लाइमेट चेंज केवल इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा है। निपा वायरस हमने देखा री इमरजेंस उसका केरला में हुआ, तो ये भी एक तरीके से वार्निंग बेल के रूप में आया, घंटी के रूप में आया है।
अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, दूसरा एडिटोरियल जो है वो है एक रिपोर्ट के ऊपर जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स नाम की रिपोर्ट है। ग्लोबल रेटिंग मेजर जो मूडीज़ है उसने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो आइडेंटिफिकेशन है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है, जिसमें आधार को यूज़ करते हैं बेसिक रूप में, तो आधार इज़ नॉट अ गुड आईडी। ये इनका कहना है कि जो मनरेगा और बाकी फाइनेंस प्रोग्राम्स में आधार का यूज़ होता है ये सही नहीं है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स के साथ, ये आप तक पता होगा आधार। बट एट अ ब्रॉडर लेवल द एजेंसी हैज़ रेड फ्लैग्ड सिक्योरिटी इन प्राइवेसी रिस्क। जो मूडीज़ है उसका कहना है कि इसके साथ प्राइवेसी रिस्क आते हैं, है ना। एंड सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम जो है आधार, उसमें सिंगल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसको कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जिस तरीके से इंडिया जैसी कंट्री के लिए स्पेशली मूडीज़ का ये कहना है। आधार को जैसे एक सिंगल हमने बना दिया ना, वो गलत है। स्पेशली मनरेगा का उन्होंने एग्जांपल दिया कि मनरेगा के लेबरर्स की भी अटेंडेंस तक उसके माध्यम से की जाती है, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। ऑल दीज आर अंडर रेड फ्लैग एज पर द मूडीज़, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि भैया हमने 12 डिजिट नंबर दे दिया वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, उनमें प्रोविडेंट फंड देने लगे, टेलीफोन कनेक्शंस देने लगे, टैक्सेस रिमिट करने लगे। इनफैक्ट आजकल देखिए कैशिफाई में अगर आप कुछ बेचो तो आपको उल्टा पैसा भी आधार नंबर के बेसिस पे आ जाता है। तो ऑल दिस मतलब आप देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आधार का यूज़ किया जाने लगा है। एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि मूडीज़ का कहना है कि इसको इस तरीके से प्राइवेसी कंसर्न्स जो है या लैप्सेस जो है या डाटा कॉम्प्रोमाइज़ जो हो सकता है, सिक्योरिटी का जो थ्रेट है डेटा को लेकर के, वो यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय मूडीज इन इट्स रिपोर्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। इज यूक्रेन्स काउंटर ऑफेंसिव वर्किंग। अब देखो यूक्रेन ने किया क्या था, अमेरिका के साथ डील करके काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया कि हम जल्दी से ब्लिट्जक्रीग एक टर्म है जो कि जर्मन्स ने इंट्रोड्यूस किया था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था कि हम जल्दी जल्दी अटैक करेंगे और एकदम से जीत जाएंगे। तो यही चीज़ वो भी ट्राई कर रहे थे यूक्रेन वाले रशिया के ऊपर, बट वो फेल टाइप का हो गया है। यूक्रेन नहीं हरा पा रहा है रशिया को अगेन, एंड रशिया ने दोबारा से काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया। एंड यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई कि जो उनका काउंटर ऑफेंसिव था, एक इनफैक्ट एक सीक्रेट रिपोर्ट भी लीक हो गई है अमेरिका में अभी रिसेंटली, जिसमें ये मेंशन्ड है कि अमेरिका ने मना किया था कि आप काउंटर ऑफेंसिव में रशिया से नहीं जीतोगे, बट उन्होंने किया कुछ भी सोच के, जो भी सोच के किया हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। टैकलिंग द वेरियस मिथ्स विद इन द फील्ड ऑफ बायोमाइक्रोम रिसर्च। तो यहाँ पे बात चल रही है बायोमाइक्रोम की, तो मैं आपको पहले तो एक बायोमाइक्रोम के बारे में दिखा दूँ कि क्या होता है। देखो बायोमाइक्रोम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, दो चीज़ों का मेल है माइक्रोबायोम। पहला है माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा में आते हैं बैक्टीरिया, आर्की, फंगाई, प्रोटिस्टा, एल्गी, ठीक है ना। कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, आर्की, फंगाई, प्रोटिस्टा, एल्गी आते हैं, प्लस उनकी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे कि लिपिड्स हो गए, थिएटर्स ऑफ एक्टिविटीज़, कहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, प्रोटीन्स हो गए, गट बैक्टीरिया, जैसे आपने गट बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ऑल दीज आर द माइक्रोबायोम्स। ये वो बायोम्स है, माइक्रोबायोम्स है जहाँ पे ये माइक्रोबायोटा रहता है। तो माइक्रोबायोम इज बेसिकली माइक्रोबायोटा प्लस देयर थिएटर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, RNA DNA में हमने देखा, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक तो ये हो गया माइक्रो बायोम की डेफिनेशन हो गई, माइक्रोबायोटा प्लस देयर थिएटर ऑफ एक्सरसाइज। एंड यहाँ पर कुछ गट बैक्टीरियाज का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई और बिफिडो बैक्टीरिया। याद रखिएगा, दे आर वेरी बेनिफिशियल गट बैक्टीरियाज, है ना। बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिटिंग द गट, यहाँ जैसे कि यहाँ पे एस्चेरिचिया कोलाई लिखा और बिफिडो बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों में काफ़ी यूजफुल रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। इंडियंस ईट्स मोर सॉल्ट दैन WHO रिकमेंडेशन। अभी एक सर्वे लिया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि सॉल्ट इनटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। प्लस टोबैको यूज़र्स जिनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर भी अभी की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। हाँ, हर 4 में से 3 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, ठीक है ना। और WHO जहाँ पे रिकमेंड करता है डेली जो शुगर होना चाहिए वो आपका 5 ग्राम, सॉल्ट इनटेक जो होना चाहिए वो 5 ग्राम तक होना चाहिए। वहीं इंडिया में जो सॉल्ट इनटेक है वो 8 से लेकर के आपका मतलब 8 ग्राम तक है, 5 ग्राम रिकमेंड किया गया है बाय WHO। तो काफ़ी ज़्यादा है और इससे हाइपरटेंशन और ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, हाइपरटेंशन बढ़ाता ही है नमक, मना किया जाता है। नाबार्ड ने इशू किया है सोशल बॉन्ड और उसे लगभग 1000 करोड़ उनको प्राप्त हुए। सोशल बॉन्ड के बारे में आपको बता
बता दूं सोशल बॉन्ड क्या होते हैं। तो सोशल बॉन्ड एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली बॉन्ड है मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट है, पैसा इकट्ठा करने का इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट इशू करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकती है, कोई कॉर्पोरेशन भी इशू कर सकती है टू रेज द फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स दैट हैव पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लॉन्च किया जाता है जिनका पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट हो सोसाइटी में, ठीक है ना। ये सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई बोले कि ये नाबार्ड के द्वारा पहली बार सोशल बॉन्ड इशू किया गया, तो ये भी गलत है। पहली बार पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पुणे की है, पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2020 में को क्रिएट किया था इनॉग्रल सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, SIB, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नेपाल सेज नो टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब नेपाल ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है चाइना के कॉल्स को कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन करें, है ना। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को हम ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं। एक्चुअली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसमें उन्होंने कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया कि मतलब चाइना एक तरीके से कुल मिलाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा सब कंट्रीज़ की जो आसपास के, कि भैया हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पहले वो जरूर बोलते हैं कि मिलजुल कर करेंगे, लेकिन बाद में वो कुछ और ही काम करने लगते हैं। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जी जिनपिंग ने इनिशिएट किया है, जिसमें एक आपका है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ये 3 की इनिशिएटिव्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं जी जिनपिंग के द्वारा। ये चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। this is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सपोर्ट किया हालांकि नेपाल साइड ने, कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अच्छा है, उसमें हम डेवलपमेंट करेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए उन्होंने अभी हाँ नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में। तो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस, डज द आंसर लाई इन द सीवेज। तो ऑब्वियसली बात है, बात चल रही है कि फॉस्फोरस, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जब से सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तब से हमको इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और धीरे धीरे अर्थ का जो फॉस्फोरस है वो यूटिलाइज हो गया, तो हमको बाहर से डालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बाहर से हम कैसे डालेंगे, तो पहले एक मेथड आया करता था, फिश रेमिनेंट को यूज़ किया जाता था, या बर्ड ड्रॉपिंग, जैसे पेरू में आपने गुआनो नाम सुना होगा, ये ज़रूर आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। गुआनो ये आपका पेरू में जो बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं, है ना, तो वहाँ से उनके जो गुआनोज होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉस्फोरस मिलता है। इसी तरह फिश के रेमिनेंट्स में भी फॉस्फोरस मिलता था। तो ये सारी चीज़, लेकिन बाद में फिर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बनाए जाने लगे जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यूज़ किया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा भी किस तरीके से उनका यूज़ किया गया है। अब धीरे धीरे जैसे ये फॉस्फोरस है, अब ये क्या है, फॉस्फोरस पाया जाता है कुछ ही कंट्रीज़ में, है ना, जैसे मोरक्को हो गई, मोरक्को एक कंट्री है, यहाँ ये पाया जाता है, ठीक है ना, और वेस्टर्न सहारा रीजन में पाया जाता है, मतलब अफ्रीका में काफ़ी पाया जाता है। बट फॉस्फोरस के साथ दिक्कत ये है कि फॉस्फोरस कैडमियम के साथ को एग्जिस्ट करता है, और कैडमियम को सेपरेट करना अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है, बड़ी महंगी प्रोसेस है, और कैडमियम अगर आपने सेपरेट नहीं किया तो फिर उससे कैंसर और बड़ी दूसरी बीमारियाँ होती हैं। तो मतलब कैडमियम को रिप्लेस करना भी, हटाना भी ज़रूरी है, और कैडमियम को हटाना काफ़ी महंगा भी है। कई बार क्या होता है कि वो कैडमियम वाला ही वो प्रदान करने लगते हैं, कैडमियम वाला ही मतलब जो होता है आपका फॉस्फोरस, उसको देना शुरू कर देता है। अब ऑब्वियस बात है, जब उसको देना शुरू कर देंगे तो फिर इससे क्या होता है कि जो बायो एक्यूमुलेशन है, मतलब धीरे धीरे बॉडी में गया, पहले सॉइल में गया, सॉइल से पेड़ पौधों में गया, फिर उसके बाद वो बायो एक्यूमुलेट हुआ। अब जब बायो एक्यूमुलेट होगा तो वो धीरे धीरे हेल्थ इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो कैडमियम पहले क्रॉप्स में आएगा, क्रॉप्स की सॉइल क्वालिटी को तो डिटीरियोरेट करेगा ही, क्रॉप की क्वालिटी को भी डिटीरियोरेट करेगा, फिर ह्यूमन हेल्थ को डिटीरियोरेट करेगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस के बारे में क्या सोल्यूशन ऑथर ने बोला है, तो सोल्यूशन ऑथर ने ये दिया है कि जो हम मतलब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिन में काफ़ी ज़्यादा फॉस्फोरस है, प्लस नाइट्रोजन भी है। तो ऑथर ने कहा कि जो ये वेस्ट डिस्पोजल है, यहाँ पे आप एक सोर्स सेपरेटिंग टॉयलेट्स बनाओ। सोर्स सेपरेटिंग टॉयलेट्स में आप इस तरीके से करो कि इन्हें सेपरेट हो जाए पहले, तो वही सोर्स जो कलेक्शन पॉइंट है वहीं पे सेपरेशन हो जाए, यूरिन आपका हो गया, फीसीज आपका हो गया, दोनों को सेपरेट कर दे। उसके बाद वो एक सेंट्रलाइज
सेंट्रलाइज्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम से गुजरे या सेंट्रलाइज्ड ऐसे सिस्टम से गुजरे जो कि उसको रिसाइकल करे, मतलब रीयूज़ करने के लिए, और उससे फॉस्फोरस और ये सब अलग करके उसका यूज़ कर सकें, है ना। माइनिंग अगर आपको करनी है फॉस्फोरस की सीवेज से, तो इट विल अलाउ द कंट्रीज टू कंट्रोल देयर ओन फॉस्फोरस प्रोडक्शन। आप अपने फॉस्फोरस प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, वाटर बॉडीज़ में अगर ये रिलीज नहीं होता है, मान लो क्या होता है, अभी तो वाटर बॉडीज़ में फीसिस चले आते हैं, यूरिन चली आती है, तो ऑब्वियस होता है वहाँ यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। यूट्रोफिकेशन मतलब कि वहाँ वीड्स ग्रो करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन के लिए डिमांड करते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन होता है क्या, वही सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्रिएट करो। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मतलब कि आप उसको वाटर को दोबारा रीयूज़ करो, जो यूरिन के रूप में निकल रहा है वहाँ से फिर आप दोबारा उसको उससे जो भी यूजेबल पार्ट है, वेस्ट टू वेल्थ वाला पार्ट एक तरीके से है, तो वो आप कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड। अच्छा, आज के एडिटोरियल में एक सोल्यूशन और दिया हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया वहाँ पे, जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग ये है कहा गया, इसमें जो सोल्यूशन है वो है वन हेल्थ अप्रोच। इंडिया को अपना वन हेल्थ डॉक्यूमेंट रिलीज कर देना चाहिए। वन हेल्थ का मतलब क्या होता है? वन हेल्थ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जूनोटिक प्लस एनिमल्स प्लस ह्यूमंस प्लस प्लांट्स, इन सबको एक साथ स्टडी करे और जो भी इम्पैक्ट्स हैं उनको सॉल्व करे। तो वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बताया गया है। तो दैट इज इट। I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us. Thank you and have a nice day.